चलिए बेटा, तो कल हम लोगों ने SN2 और SN1 खत्म कर लिया था, ठीक है। SN2 के प्रति रिएक्टिविटी ऑर्डर था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और SN1 के प्रति था टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अगर नेचर एल्किल हैलाइड का सेम हो तो आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फ्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे कम, क्योंकि आयोडाइड की लीविंग पावर है सबसे ज्यादा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी खत्म हो चुका था, तीनों पार्ट खत्म हो चुके थे। आज हम लोग इसका आखिरी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लास्ट पार्ट है, इसकी ज्यादा खुशी है। एलिमिनेशन रिएक्शन। बच्चों आवाज नहीं, आवाज लगा समझ कर रहा है यार। एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, सिर्फ चीजें सबस्ट्रेट से बाहर जाएंगी, सिर्फ रिमूवल होगा, किसी भी चीज का एडिशन नहीं होगा। कहने का बच्चों मतलब ये है कि क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि एलिमिनेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ एडिशन। एडिशन में आते जाओ, जुड़ते जाओ, एलिमिनेशन में सिर्फ निकलते जाओ, तो जस्ट रिवर्स ऑफ एडिशन। पहला पॉइंट, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। पहला पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा। अच्छा सुनना बेटा, ध्यान से देखिए। एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक होता था और दो चीजें आके जुड़ जाती थी। तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसके बिहाफ पर दो सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक, एलिमिनेशन में जस्ट उल्टा, दो चीजें निकलेंगी, दो सिग्मा खाली हो गए। कौन खाली हो गए? दो सिग्मा खाली हो गए और ये आपस में हाथ मिलाकर पाई बॉन्ड बना लेंगे। मतलब यहां पर दो सिग्मा टूटेंगे, एक पाई बॉन्ड बनेगा। कहने का मतलब अनसैचुरेशन इंक्रीजेस, पाई बॉन्ड इंक्रीजेस। तो अगर रिएक्टेंट हुआ sp3 तो प्रोडक्ट होगा sp2, और अगर रिएक्टेंट हुआ sp2 तो प्रोडक्ट होगा sp, क्योंकि पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ रही है, अनसैचुरेशन बढ़ रहा है। राइट, तो यहां लिखेंगे हियर टू सिग्मा बॉन्ड ब्रेक्स and one pi bond forms. Hence, unsaturation increases. So, hybridization changes sp3 से sp2 और sp2 से sp। जीरो पाई बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, और अगर एक पाई बॉन्ड हुआ तो दो पाई बॉन्ड बन जाएंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। राइट बेटा, चल लिख लिया, हटा दे इसको। तो हम लोगों ने देखा कि जब एलिमिनेशन होता है तो दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं, पाई बॉन्ड बनता है, अनसैचुरेशन बढ़ता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2, sp2 से sp हो जाता है। ये बच्चों एलिमिनेशन जो है इसका पहला एग्जाम्पल हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, और पहला एग्जाम्पल है डिहाइड्रेशन। आइए, पहला एग्जाम्पल बेटा इसका है डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल।
अच्छा, अभी अभी मैंने बोला, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो पाथ को फॉलो करते हैं, SN2 पाथ और SN1 पाथ, इलिमिनेशन भी दो पाथ को फॉलो करते हैं, E2 पाथ और E1 पाथ। E2 path is photocopy of SN2 and E1 path is photocopy of SN1। जिस प्रकार से SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, उसी प्रकार से E2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जिस प्रकार से SN1 में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना था, उसी प्रकार से E1 में भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। राइट, आपको जान के खुशी होगी कि डिहाइड्रेशन हमेशा E1 पाथ को फॉलो करता है। लिखेंगे ऑलवेज फॉलो E1 पाथ लिख लो या मैकेनिज्म लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलवेज फॉलो E1 पाथ। ठीक, अब मेरे बच्चे ध्यान से देखें। देखिए बेटा, एक्चुअली में जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, डिहाइड्रेशन कौन देते हैं? अल्कोहल। जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, सच्चाई तो बेटा ये है कि वो E2 पाथ को फॉलो करते हैं। किसको? E2। लेकिन E2 पाथ के बाद भी जो एल्कीन बनती है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो अल्टीमेटली E1 वाला ही बनता है। किसका वाला बनता है? E1। इसलिए हम लोग सीधे बोल देते हैं कि साला कोई भी अल्कोहल हो तो हमेशा क्या करवाना? E1 लगेगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन E2 पाथ को होता है, परंतु फाइनल प्रोडक्ट बनेगा किसके अकॉर्डिंग? E1। तो हम लोग हमेशा कराते क्या है? E1। लेकिन जो सच्चाई है वो लिखवानी तो पड़ेगी, है ना? तो ब्रैकेट में लिखिए कि एक्चुअली प्राइमरी अल्कोहल फॉलो E2 path, but the final product is according to E1। इसलिए बच्चों, आपको कोई भी अल्कोहल दिया जाए और उसका डिहाइड्रेशन कराया जाए, आप बिल्कुल दिमाग मत लगाना, आप हमेशा कौन से पाथ को फॉलो करना? लेकिन कभी तुम्हारी नीट में सवाल ये आ जाए, जो कभी आएगा नहीं, कि प्राइमरी अल्कोहल का इलिमिनेशन किस पाथ को फॉलो करता है? तो E2 पाथ को फॉलो करता है। लेकिन ऐसा सवाल, इतना जहरीला सवाल, अंदरूनी सवाल बनने वाला नहीं। तो हम लोग हमेशा कौन से पाथ को कराएंगे? E1 पाथ को कराएंगे। हमेशा इंटरमीडिएट क्या बनाएंगे? कार्बोकेटायन बनाएंगे, जैसे SN1 में बनाते थे। वेरी गुड, आगे बढ़िए। कैरीड आउट बाय यूजिंग एसिड एट हाई टेम्परेचर। डिहाइड्रेशन हमेशा एसिड की उपस्थिति में होता है एट हाई टेम्परेचर। एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, चाइना लिखो, हम आपको बता चुके हैं। कंसंट्रेट H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस या Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस। ओके, हमेशा बच्चों ये एसिड की उपस्थिति में कराया जाता है, हाई टेम्परेचर पे कराया जाता है। आइए देखें डिहाइड्रेशन कैसे होगा। चलिए, नजरें सबकी सामने, पेन कॉपी बंद। तैयार है सब लोग? आ जाओ, हटा दें इसको, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। भूमिका पूरी क्लियर हो गई, दिमाग में छप गई बिल्कुल। प्राइमरी अल्कोहल कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेंगे?
A2, लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्ट किससे बनता है? तो इसलिए तुम जब भी कराओगे डिहाइड्रेशन E1 से ही कराना बेहिचक। क्लियर? किसकी प्रेजेंस में होता है डिहाइड्रेशन? एसिड एट हाई टेम्परेचर। क्लियर है? ओके, जानते हो? आ जाओ, अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म। आज्ञा दीजिए तो हटा दें। आज्ञा दोगे? अच्छा ठीक है, हटा देते हैं। ठीक है, देखिए ना, ये रहा हमारा एल्कोहल। ठीक, आपने इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डाला अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस। बच्चों प्लीज साथ में देखो, सबसे पहले मैं अगर रफली बताऊं तो आप समझ ही गए होंगे। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा वो अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा। अल्फा से हटेगा OH, बीटा से हटेगा H। वाटर बाहर चला गया, एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई, एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई, दोनों हाथ मिला लेंगी और आपकी एल्कीन बन जाएगी। किसी बच्चे को संदेह नहीं होगा। सवाल ये है कि ये काम कैसे हुआ गुरुवर, आप इसकी मैकेनिज्म बताइए। देखिए, सबसे पहले ये जो एसिड है कंसंट्रेट H2SO4, ये टूट कर आपको देगा H+। आइए, उस H+ को देखते ही इस अल्कोहल में जो OH लगा है इसके मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि जिसके पास लोन पेयर होते हैं हम उसे लुईस बेस कहते हैं, और बेस को प्यार है एसिड से, एसिड को प्यार है बेस से। मेरी क्लास ये भी जानती है कि ये H+ इसके पास कैसे जाएगा, ये अपने लोन पेयर को इसको डोनेट कर देगा। दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। बच्चों क्या कहते हैं? दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। देखिए, जब प्रोटोनेशन हुआ तो OH ने जब प्रोटॉन को पकड़ा तो उस पर चार्ज आ गया प्लस। मेरी पूरी क्लास जानती है दिस इज ऑक्सोनियम आयन विच इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और दूसरा तुम लोग ये भी जानते हो कि वाटर इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। दोनों रीजन है इसके। तो ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए दोनों बॉन्ड पेयर को लेकर वाटर के रूप में इलिमिनेट हो जाएगा। इसीलिए बच्चों इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। क्लियर? और यहां पे बेटा बन गया कार्बोकैटायन। बोलो हां या ना। देखते चलिए, पेन को भी बंद रखिए, सुनते रहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, जब आप लोग कभी अपने एग्जाम में डिहाइड्रेशन कराएंगे तो आपको प्रोटोनेशन कराने की और फिर रिमूवल ऑफ वाटर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल OH को हटाइएगा और प्लस को लगाइएगा। हमेशा हमेशा सीधे करेंगे, OH को हटाओ प्लस को लगाओ। अब जिस पर प्लस है आप उसे बोलेंगे अल्फा और उसके बगल वाले को बोलेंगे बीटा। हो सकता है बच्चों कि ये प्लस रीअरेंज होकर किसी दूसरे कार्बन पे चला जाए, तो जिस पर भी प्लस जाएगा तुम उसी को बोलोगे अल्फा और उसके बगल वाले को बोलोगे बीटा। गॉट इट? क्या आप अपने एग्जाम में ऐसे दो स्टेप दिखाएंगे क्या? आप सीधे बोलो, सीधे बोलो, OH हटाओ प्लस लगाओ। हो सकता है ये प्लस रीअरेंज होके किसी दूसरे कार्बन पे चला जाए, तो जहां पर भी जाएगा उसको अल्फा बोलेंगे और अगल बगल वाले को बीटा बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं? आप सुनना बेटा, जब बच्चों इसने H+ दिया, प्रोटोनेशन कराया, तो ये किस में बदल गया? HSO4-। HSO4- इज ए बेस। वो बेस देखो बच्चों क्या करेगा, ये जो बेस बचा HSO4-, आप देखिए बच्चों ये बेस क्या करने वाला है, हम इसके बीटा H को ऐसे दिखा दे रहे हैं। देखिए
जैसा कि आपको मालूम है बेस को क्या चाहिए, H प्लस। क्या चाहिए, ये इस बीटा H को प्लस के रूप में निकालेगा। प्लस के रूप में निकालने का मतलब है ये दोनों बॉन्ड पेयर इसी कार्बन पे छूट गए, मतलब इस कार्बन पे निगेटिव आ गया, तो ये निगेटिव ये कार्बन बगल वाले पे पटकेगा। आपको याद होना चाहिए अगर कार्बोकेटायन के बगल में कोई लोन पेयर कंटेनिंग एटम है तो वो लोन पेयर तुरंत डीलोकलाइज हो जाता है। जब इसने H+ को निकाला ये H2SO4 में वापस से बदल गया और यहां पर बीच में एक पाई बॉन्ड आ गया। आपका प्रोडक्ट आपके सामने है। The first step of dehydration is protonation and the last step of dehydration is deprotonation। बच्चों बोलो क्या है, डी। पहले स्टेप में तुमने प्रोटॉन को डाला है और लास्ट स्टेप में तुमने प्रोटॉन को निकाला है। गॉट इट? ओके, लिखिए मत, सुनते रहिए, 2-3 बार सुनिए, यहां पे छप जाना चाहिए। देखिए क्या किया, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। H2SO4 टूट के दिया H+, एल्कोहल को देख के इसके मुंह में पानी आ गया, जाके OH से चिपक गया, OH को अनस्टेबल कर दिया, उसने भी दोनों बॉन्ड पेयर को लेके पानी के रूप में अलग हो गया, उस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। अच्छा, फिर जो बर्तन में HSO4- बचा वो बीटा कार्बन से H+ को घसीट लेगा और वो दोनों सिग्मा वाले बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सिग्मा के ऊपर डीलोकलाइज हो जाएंगे और बीच में डबल बॉन्ड आ जाए। द फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, द लास्ट स्टेप इज डीप्रोटोनेशन। मैकेनिज्म हो गया। एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट करेंगे, OH को हटाओ प्लस लगाओ, रीअरेंज होना हो तो करवा दो, तो जहां पे प्लस पहुंच जाए उसको बोलोगे अल्फा, उसके बगल वाले को बस बीटा से H को हटा देना और सिंगल को डबल में बदल लेना, सीधे आपका बनेगा। के लिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं कि प्रोटोनेशन, फिर रिमूवल ऑफ वाटर, फिर डीप्रोटोनेशन, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। फिर से बोल दो, क्या करोगे, डायरेक्ट बोलो, OH को हटाओ प्लस लगाओ, रीअरेंज होना है करा दो, जहां पहुंचेगा वो बगल वाले, तो धीरे से बीटा से H को हटाओ, डबल बॉन्ड को लगाओ। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड बच्चा डिहाइड्रेशन। लिखिए, ओके, आराम से लिखिए। तुम्हारे नीट में ये सवाल आ चुका है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिहाइड्रेशन इज प्रोटोनेशन। जो लिखा है वो ब्रह्म वाक्य लिखा है, हर एक सवाल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसे कुछ भी रद्दी नहीं है। ओके, आराम से लिखो, अपने मन से लिखो। मैं तो कह रहा हूं 3-3 बार समझा दिया, अब अपने मन से लिखो, फिर मैच करो सारे स्टेप, सही है कि गलत है। Dehydration, removal of water from alcohol। अल्फा से OH हटता है, बीटा से H हटता है, बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। कभी भी एग्जाम में डिहाइड्रेशन कराएंगे, वेरी सिंपल, OH को हटाओ प्लस लगाओ, फिर बीटा कार्बन से H को हटा के डबल बॉन्ड लगा दो, दैट्स इट। कौन सा एल्कोहल बेटा E2 पाथ फॉलो करता है? प्राइमरी। लेकिन तुम कराओगे हमेशा क्या, क्यों? क्योंकि प्राइमरी में भी E2 के बाद भी फाइनल प्रोडक्ट बनेगा E1 वाला ही, इसलिए आप ओवरऑल हमेशा कराया क्या करिए, E1 पाथ, हमेशा E1 पाथ कराइए, कार्बोकेटायन को बनाइए। अच्छा, जब ये मैकेनिज्म हो जाती है तो यहां पे कुछ पॉइंट हम बताना चाहेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1, बताए बेटा पॉइंट है, चलो देख लो जरा, तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो बता दे रहे, मेरा मन तो नहीं था। पहला पॉइंट,
दिस इज ए बीटा इलिमिनेशन, पहला पॉइंट। देखिए, दिस इज ए बीटा इलिमिनेशन। ये बीटा इलिमिनेशन क्यों कहते हैं इसको? देखिए, एक ग्रुप अल्फा से निकलता है और दूसरा ग्रुप बीटा से निकल रहा। जब निकलने वाले दोनों ग्रुप डिफरेंट कार्बन से निकलते हैं तो इस प्रकार के इलिमिनेशन को हम बीटा इलिमिनेशन कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? बीटा। बीटा भी बोल सकते हो और 1-2 इलिमिनेशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? 1-2 इलिमिनेशन भी बोल सकते हो, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक्चुअली बच्चों, आपने जो अभी हमसे भूमिका पढ़ी थी, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहेलोजिनेशन, ये तीनों बच्चों एक्चुअली में बीटा इलिमिनेशन के ही एग्जाम्पल हैं, क्योंकि एक ग्रुप निकलता है एक कार्बन से और दूसरा ग्रुप निकलता है दूसरे कार्बन से। ओके, सो दिस इज ए टाइप ऑफ बीटा इलिमिनेशन या 1-2 इलिमिनेशन। ओके होगी बात? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 सामने देखिए बच्चों। एक बात बताओ, H2SO4 प्रोटॉन दे रहा है, मतलब H+ दे रहा है, मतलब एसिड की तरह काम कर रहा है, हाँ या ना? और रिएक्शन में यूज होने के बाद फाइनली वापस से बन भी जा रहा है, तो कैटालिस्ट के तरह भी काम कर रहा है। यस, डिहाइड्रेशन में H2SO4 वर्क एज बोथ एज एसिड एज वेल एज कैटालिस्ट। ओके, इस पॉइंट को भी लिखाएंगे, अभी रब नहीं करना चाहेंगे इसको, इसलिए यहां पे लिखिएगा, हेयर H2SO4 work as both acid and catalyst। H2SO4 दोनों की तरह काम करता है। चूंकि ये बच्चों प्रोटॉन दे रहा है तो ये एसिड है, और आफ्टर द डिहाइड्रेशन H2SO4 वापस से बन जाता है तो कैटालिस्ट भी है। किसी बच्चे को ये संदेह तो नहीं कि वापस से कहां बन रहा है? अबे जब HSO4 माइनस H+ को लेगा तो क्या बनेगा? H2SO4 ही तो बनेगा। क्लियर हो गया बेटा पॉइंट? अच्छा, हटा दे इसको। तो दिस इज ए टाइप ऑफ बीटा इलिमिनेशन या 1-2 इलिमिनेशन, एंड H2SO4 वर्क एज बोथ एसिड एंड कैटालिस्ट। ठीक है, चलिए हटाए। कौन है? हाँ, आपने कहा जैसे वो स्टेबल होने के लिए उधर शिफ्ट हो जाता है। कौन? प्लस यहां पर, हाँ, उसको अल्फा कर सकते हैं। जहां पर भी प्लस पहुंचेगा उस कार्बन को आप अल्फा ही बोलेंगे और उसके अगल बगल वाले को बीटा बोलेंगे। यहां पे मैंने रीअरेंजमेंट करवाया नहीं है क्योंकि मैंने अननोन एल्कोहल लिया है। जब नोन एल्कोहल होगा तो आप कराएंगे रीअरेंजमेंट। तो जहां पे प्लस पहुंचेगा बेटा तुम उसको अल्फा बोलोगे और उसके अगल बगल वाले को बीटा बोलोगे। फिर बीटा से तुम H को हटाओगे और एल्कीन को बनाओगे। ठीक है, अभी एग्जांपल आएंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी पॉइंट्स देख लीजिए। अच्छा, हटा दे। अब सुनना, हम लोगों ने बच्चों देखा जब भी हम लोग अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं, सिंपल बेटा OH को हटाओ, प्लस लगाओ। रीअरेंजमेंट होना है, करा दो। जिस कार्बन पे प्लस पहुंचेगा उसको देंगे अल्फा, बगल वाले को बीटा। बीटा से H हटाओ, पाई बॉन्ड लगाओ, आपका प्रोडक्ट आपके सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सुनना, अब हमारे सामने अगला पॉइंट ये आ रहा है कि सर अगर बीटा कार्बन एक से ज्यादा हो तो हम लोग किस बीटा कार्बन से डीप्रोटोनेशन कराएं और पाई बॉन्ड को लगाएं? यस बेटा,
अगर बीटा कार्बन एक से ज्यादा है तो किस बीटा कार्बन का डीप्रोटोनेशन कराएं, ये डिसाइड होता है सैडजेफ रूल से। किससे? सैडजेफ रूल को जेटसेव रूल भी कहते हैं। बोलो क्या? आइए अगला पॉइंट हमारा यही है। इफ मोर देन वन बीटा कार्बन देन deprotonation follow Sadzef rule। इसको बच्चों हम लोग जेटसेव रूल भी कहते हैं। अगर बीटा कार्बन एक से ज्यादा होंगे तो डीप्रोटोनेशन सैडजेफ रूल से कराएंगे, और सैडजेफ रूल बच्चों कहता है पुअर बीकम पुअर, गरीब को और गरीब बना दो। इंडियन पॉलिसी पे ही काम कर रहा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। लेकिन कुछ सालों बाद इंडिया की तस्वीर भी बदलेगी। अच्छा काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं। आप जरा देखिए, है बहुत सारे काम है, ऐसी बात नहीं है। बच्चों इधर देखो, बोलो नहीं, अब तुम नेतागिरी ना करो। ये देखिए अल्कोहल दिया बेटा, आज से हमारे स्टूडेंट भली भांति हमसे परिचित है। OH को हटाओ, प्लस लगाओ। रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी है? अब जिस पे प्लस आए बेटा हितेंद्र, वो अल्फा, और अगल बगल वाले। अब आप लोग बताइए, बीटा कार्बन एक से ज्यादा हो गए। अब सवाल है, बोलो नहीं, इससे H हटाया तो डबल यहां आएगा, इससे H हटाया डबल यहां आएगा। किससे H हटाए? जिसके पास हाइड्रोजनों की संख्या कम, जिसके पास हाइड्रोजन कम हो उसी से हाइड्रोजन हटा दो, गरीब को और गरीब बना दो। राइट वाले के पास H की संख्या कम है, इसको हटाओ और यहां पे डबल बॉन्ड लगाओ। ये देखिए, बोलो नहीं बेटा, बोलो नहीं। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और बच्चों इस मेजर प्रोडक्ट को हम लोग कभी कभी रूल के नाम पर नाम दे देते हैं सैडजेफ प्रोडक्ट। बेटा बोलो क्या बोलते हैं? सैडजेफ। आप जानते हैं बच्चों, मेरे पास जगह नहीं है, आप इसी के आगे लिखिएगा। अगर आपने सैडजेफ के अपोजिट काम किया, गरीब से H ना हटाकर अमीर से H हटाया, तो ये बेटा होगा माइनर प्रोडक्ट। बोलो क्या होगा? और हम लोग अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा क्या बनाते हैं? मेजर। मेजर प्रोडक्ट को जहां बच्चों तुम लोग सैडजेफ प्रोडक्ट कहते हो, माइनर प्रोडक्ट को बच्चों हम लोग हॉफमैन्स प्रोडक्ट कहते हैं। बोलो बच्चों क्या कहते हैं? हॉफमैन्स प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर? अच्छा, सुनते रहेंगे, बहुत सारी बातें हैं अभी। इस पॉइंट से कुछ और भी सीख लो। बताए तो अगर बीटा कार्बन एक से ज्यादा है तो आप सैडजेफ रूल से मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, गरीब से हाइड्रोजन को हटाएंगे और मेजर एल्कीन को बनाएंगे। सुनते रहिए। सवाल बच्चों ये आया कि हर रूल के पीछे कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई लॉजिक होता है। आखिर सैडजेफ ने ये क्यों कहा कि जिसके पास हाइड्रोजन कम है वहीं से हाइड्रोजन हटाइए? आप सामने देखिए, समझ में आ जाएगा। यहां से बच्चों जो एल्कीन बन रही है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड बन रही है, और उसके अपोजिट काम करने पर जो एल्कीन बन रही है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बन रही है। आप जो जानते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो सैडजेफ रूल ये क्यों कहता है
कि गरीब से H हटाओ, क्योंकि ऐसा करने पर मोर स्टेबल एल्कीन बनती है। और बच्चों मेजर प्रोडक्ट हमेशा मोर स्टेबल प्रोडक्ट ही होता है। इसीलिए बेटा सेल्ज़ेप प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट एंड हॉफमैन प्रोडक्ट इज द माइनर प्रोडक्ट। गॉट इट? यहां लिखिए मोर सब्सटीट्यूटेड, लिखिए जो हम बोल रहे हैं, यहां लिखिए मोर सब्सटीट्यूटेड हेंस मोर स्टेबल, मोर सब्सटीट्यूटेड हेंस मोर स्टेबल, लिख लिया। और हॉफमैन के नीचे लिखिए, क्या लिखोगे? लेस सब्सटीट्यूटेड हेंस लेस स्टेबल। ठीक है। सेल्ज़ेप के नीचे लिखिए मोर सब्सटीट्यूटेड हेंस मोर स्टेबल। हॉफमैन के नीचे लिखिए लेस सब्सटीट्यूटेड हेंस लेस स्टेबल। गॉट इट? ओके। लास्ट पॉइंट खत्म नहीं हुआ अभी, ये लास्ट पॉइंट। देखो क्या, अगर बच्चों जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है अगर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता हो, जैसे ये एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है, इस कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं और इस कार्बन से लगे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। अगर मेजर प्रोडक्ट सेल्ज़ेप प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है, मतलब ये ट्रांस में भी हो सकती है, सिस में। जल्दी बता दो ट्रांस और सिस में ज्यादा स्टेबल कौन? तो ध्यान रखना ट्रांस वाला मेजर होगा, सिस वाला मेजर नहीं होगा। मतलब मेजर में भी मेजर कौन? ट्रांस। सिस वाले को मेजर नहीं कहेंगे। इसी के नीचे लिखिए ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ओके बेटा, चलिए ठीक है, आ जाओ, चलो आ जाओ। चलिए सबके बोलने की बारी आ गई है। आइए बोला जाए। बच्चों मेरे क्वेश्चन का उत्तर दे दो बस। डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेशन, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडेशन चेंजेस sp3 से। नेक्स्ट पॉइंट, डिहाइड्रेशन कैरीड आउट बाय यूजिंग एसिड एट हाई टेम्परेचर लाइक कंसंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस, Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस। बेटा E1 पाथ या E2? प्राइमरी वाला, बट फाइनल प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू रिएक्शन इंटरमीडिएट। बच्चों तुम्हारे एग्जाम में अगर डिहाइड्रेशन आएगा तो मैक्रिज्म नहीं करोगे, सीधे बोलो OH को हटाओ प्लस को लगाओ। रीअरेंजमेंट होना है तो करा दो। जिस कार्बन पे प्लस होगा वो अल्फा, बगल वाले फिर सेल्ज़ेप रूल लगाकर H को हटाएंगे, डबल बॉन्ड को लगाएंगे। सेल्ज़ेप रूल लगाकर H को हटाएंगे, डबल बॉन्ड को लगाएंगे। क्लियर? ये साला सेल्ज़ेप रूल क्या है? सुअर बिकम सुअर, पुअर बिकम पुअर। अपनी बात ना करो बेटा, पुअर बिकम पुअर। गरीब को और गरीब। यार हर कॉन्सेप्ट के पीछे कोई लॉजिक होता है ना। तो अगर इन्होंने ऐसा बोला तो ऐसा क्यों बोला? तो ऐसा करने पर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही है और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल एल्कीन। इज इट क्लियर? अगर मेजर प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे तो मेजर क्या होगा? मेजर क्या होगा? क्लियर हो गया? ओके हो गई बात? अच्छा आइए आगे बढ़ते हैं, सेल्ज़ेप रूल भी भाई हमारा हो गया। आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट पॉइंट। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्या हो गया? जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, इसलिए अगला पॉइंट समझ गए होंगे। हाँ, एस
कार्बोकेटायन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, हैंस बोलो बच्चों, रीअरेंजमेंट में टेक्स प्लेस। हमेशा हो, ये जरूरी नहीं होता है। रीअरेंजमेंट में टेक्स प्लेस। ओके, आइए एक एग्जाम्पल करके मैं दिखाता हूं आपको। एक एग्जाम्पल करके मैं दिखा रहा हूं, आपस में बोला मत करो। ये दिया और यहां पे मैंने H+ और हीट लिख दिया। ठीक, देखिए जैसे कि पूरी क्लास रिएक्टेंट और रिएजेंट को देख के ये समझ चुकी है, दिस इज डिहाइड्रेशन विच ऑलवेज फॉलो E1 पाथ। अपन क्या करेंगे, सब लोग बोला करो, OH को हटाएंगे और प्लस को लगाएंगे। रुक जाओ बेटा, भावुक मत हुआ करो भाई। OH को हटाएंगे, प्लस को लगाएंगे। क्या बच्चों रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी है? डंके की चोट पर है। ये बेटा सिंपल सेकेंडरी है, बगल पे पहुंच जाएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। कौन सी शिफ्टिंग होगी? 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। हम वही सोच रहे हैं, तुम लोग बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग होगी। और ये देखिए बच्चों, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। बोलो हाँ या ना? जैसे कि मेरे छात्र जानते हैं, जहां पे प्लस आता है उसी को क्या बोलते हैं? अल्फा। बच्चों बीटा कार्बन ये भी है, बीटा कार्बन ये भी है, लेकिन आपको मालूम है इस बीटा पर हाइड्रोजन नहीं होगा। बोलो, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी कार्बन से भरी हैं, तो हाइड्रोजन सिर्फ इसी के पास है, तो सेड्जम रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, इसलिए लास्ट स्टेप में हम डी प्रोटोनेशन कराएंगे और बीच में डबल बॉन्ड को लगा देंगे। ये देखो बच्चों, आपकी एल्कीन बन गई और यही मेजर प्रोडक्ट होगा। ये हमने क्या कराया है? डी प्रोटोनेशन। ठीक है, बीटा कार्बन तो भले एक से ज्यादा है, लेकिन सेड्जम रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ पाई, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन सिर्फ एक ही कार्बन के पास है। ठीक है, तो ये देखिए हमने एक रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन कराया। अपने मन से करिए, बार बार ऊपर क्या देख रहे हो? तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन with the help of concentrated H2SO4 at high temperature, OH को हटाइए, प्लस को लगाइए, रीअरेंजमेंट होना है तो करा दीजिए। जिस पे प्लस आता है वो अल्फा बनता है, अगल बगल वाले बन जाते हैं बीटा। सेड्जम रूल लगाकर डी प्रोटोनेशन कराएंगे और मेजर एल्कीन को बना लेंगे। ठीक है, हटा दें इसको। बड़ा क्लियर हो गया, रट जाना चाहिए अब तो इतने बार बोल दिया है ना? हटाते हैं इसको। हटाए, चल ओके, बच्चों देखिए, बोलो नहीं। तो क्या ये पूरी भूमिका डिहाइड्रेशन की क्लियर हो गई आपको? अच्छा, अब हम अगले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अगला बेटा पॉइंट है
reactivity of alcohol towards dehydration। ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे। डिहाइड्रेशन इवन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, बोलो बच्चों, कार्बोकेटायन। जानते हो बेटा, जो लाइक फेवर लाइक वाली टेक्निक है वो एडिशन और सब्स्टिट्यूशन के लिए है। इलिमिनेशन में तो कुछ लिखा ही नहीं होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक, तो यहां पे लाइक फेवर लाइक नहीं लगाएंगे, कॉन्सेप्ट से करेंगे। जो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा उसका रिएक्टिविटी डिहाइड्रेशन के प्रति उतनी ज्यादा होगी। जैसे पहला क्वेश्चन, टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, और ये रहा बच्चों प्राइमरी अल्कोहल। बोलिए नहीं बेटा, सबको मालूम चल गया है। टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। चलिए बोलिए, OH को हटाएंगे, प्लस लगाएंगे। टर्सरी अल्कोहल से बनेगा टर्सरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटायन। जो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा उसकी डिहाइड्रेशन के प्रति रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 बिना पढ़े पार्ट 2 को पढ़ने के बारे में सोचना भी मत, वरना बेफालतू में सपने में पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा टर्सरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होगा। जो जितना स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा उसका रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट। और अभी एक दो एग्जांपल दे रहे हैं, लिख लिया? अब तो ऐसा कोई नया नहीं है, साथ में लिखते रहिए, कोई नई चीज आएगी तो बता देंगे। ठीक है, कहिए तो हटा दें। ओके, चलिए और देखिए बेटा, दूसरा एग्जांपल बेटा अल्कोहल का मैंने आपको ये दिया बेटा। सब लोग सोचेंगे एक अल्कोहल ये दिया है, एक अल्कोहल ये दिया है बेटा, और एक अल्कोहल ये दिया। फिर से क्वेश्चन वही है, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए फॉर डिहाइड्रेशन। OH को हटाएंगे, प्लस को लगाएंगे, OH को हटाएंगे, प्लस को लगाएंगे, OH को हटाएंगे, प्लस को लगाएंगे। आप बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? क्यों? ये 2 बार रिजोनेंस स्टेबलाइज, ये 1 बार रिजोनेंस स्टेबलाइज, और ये 1 बार भी नहीं। जितना स्टेबल होगा इंटरमीडिएट उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा सबस्ट्रेट। क्लियर? कॉन्फिडेंस के लिए एक और लिख लीजिए, कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होना चाहिए, बस हमेशा ध्यान रखिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाइएगा बेटा, सब अच्छा ही करके आओगे। लेकिन ये तभी अच्छा होगा जब आप यहां पर भी अच्छा करोगे। ये नहीं कि दिन भर और रात भर सोते रहो रूम पे पड़े पड़े, सर ने कहा था जो होगा अच्छा होगा। हाँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। पढ़ते रहिए, जुटे रहिए, मेहनत करते रहिए। यस, अब तक आंसर जाना चाहिए था। मोस्ट रिएक्टिव बोलो बे, अब जोर से बोल लो मेरे भाई। OH हटाया, प्लस लगाया, यहां लगा है -R, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को घटाया।
OH हटाया प्लस लगाया, ओके, OH हटाया प्लस लगाया, ये लगा प्लस R, स्टेबिलिटी को। तो इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ? हो गया तो बहुत पहले ही हो गया था, आप जबरदस्ती घुस रहे हो। हम लोग क्लियर हो चुका है, क्यों पीले पड़े हो आप? नहीं, हमारी आदत है थोड़ी सी, हाँ, हमारी आदत है, वो क्या करें, मजबूर है थोड़ा। ठीक है। अच्छा बच्चों, जब मैं ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लोग को सिखा देता हूं ना, तो यहीं पर मैं एक नोट लिखवाना चाहूंगा। ये बड़ा 10,000 का नोट है, अभी छपा नहीं है, छपने वाला है, मोदी सर से बात हो गई है। चलिए, क्लियर हो गया? तो टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी। यहीं पर बच्चों एक नोट में लिखवाना चाहूंगा, डिहाइड्रेशन में हटा दे, हटा दे। चलो अब छू लो मत बोला है ना, अभी पढ़ाने में मन नहीं लगता है। इधर देखिए, एक नोट, सुनो मेरी बात, एक नोट, क्या लिखो सब, एल्डोल ऑब्लिक कीटोल, एल्डोल ऑब्लिक कीटोल। देखिए ये शब्द दो चीजों से मिलकर बने, एल्ड ऑल, कीट ऑल। एल्ड मीन से एल्डिहाइड, कीट मीन से कीटोन, ऑल मीन से OH। ऐसे कंपाउंड जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप हो, एल्डिहाइड या कीटोन, और साथ में एल्कोहलिक ग्रुप हो, ऐसे कंपाउंड को एल्डोल या कीटोल कहते हैं। अगर कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड के फॉर्म में है तो एल्डोल बोल देना, और कीटोन के फॉर्म में है तो कीटोल बोल देना। ठीक है, आपको ये तो मालूम होगा, ये होता है कार्बोनिल ग्रुप, है ना। दोनों हाथों पे R लगा दिया तो कीटोन बन गया, और एक हाथ पे R, एक हाथ पे H, तो एल्डिहाइड, है ना। अच्छा, तो एल्डोल ऑब्लिक कीटोल, ब्रैकेट में लिखो, ये होते क्या है, लिखो ब्रैकेट में, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अभी दिखाई पड़ेगा थोड़ी देर में, आगे लिखिए, एल्डोल ऑब्लिक कीटोल आर हाईली reactive for dehydration. Even more than tertiary. एल्डोल और कीटोल जो होते हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं डिहाइड्रेशन के प्रति। आपको जान के ताज्जुब होगा, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बेटा कि एसिड भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप इनको गर्म कर दीजिए, डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्लियर? देखिए जरा, देखिए सब सामने देखिए, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, ठीक, बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा, और बीटा पे लगा दो OH। अब देखिए, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, यही बच्चों कहलाते हैं एल्डोल और कीटोन। ये बच्चों बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि आपको एसिड भी डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ गर्म कर दोगे वाटर निकल जाता है। वाटर कैसे निकलता है? वाटर निकलता है अल्फा बीटा पोजीशन से। क्लियर? बीच में एक बॉन्ड आ गया। देखिए हुआ क्या, आखिरकार ये इतने ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? अब ये देखिए,
ये इतने ज्यादा रिएक्टिव बेटा इसलिए होते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, डबल सिंगल डबल। तो एल्डोल और कीटोल की इस हाई रिएक्टिविटी का रीजन है बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। इतना स्टेबल प्रोडक्ट बन गया है ड्यू टू कंजुगेशन, इट इज हाईली रिएक्टिव फॉर डिहाइड्रेशन। एसिड डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ गर्म कर दो और ये बन जाता है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? तो नाम आप जरा देखिए, ये कार्बोनिल ग्रुप, बगल वाला उनके बगल वाला, और अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड है, मतलब दिस इज अनसैचुरेटेड। तो नाम देखो क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, तो एल्डोल और कीटोल में डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी से होता है क्योंकि बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है। ध्यान रखिएगा, अल्फा बीटा पोजीशन से वाटर निकलता है और बीच में पाई बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, जब तक लिख रहे हो तब तक बोलते रहेंगे। एल्डोल और कीटोल कहते किसको है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। किसे कहते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव डिहाइड्रेशन के प्रति क्यों होते हैं? क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ओके, ठीक है। देखिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन देखिए, यही पढ़ोगे भविष्य में अंडर द हेडिंग एल्डोल कंडेंसेशन। क्या पढ़ोगे? भविष्य में आएगा ये रिएक्शन। ठीक है, देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, सवाल देखिएगा। हटा दे इसको। पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, पढ़ते रहिए बेटा। वैसे एग्जाम तो तुम लोग का 1000% जून में होगा, 1000%। लेकिन हम लोग जून को लक्ष्य नहीं बनाए, हम लोग तो मई को बनाए। लेकिन एग्जाम बच्चा आपका जून में होगा क्योंकि सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो अब मार्च में चले गए कि फरवरी में, फरवरी लास्ट में है, नहीं मार्च में एक्सटेंड हो गए। जिस टाइम पर होते थे उससे 1 महीना एक्सटेंड हो गया। अब बोर्ड के एग्जाम अगर एक्सटेंड हो गए तो आपका वो भी मान लीजिए नीट भी एक्सटेंड होगा। आईआईटी की भी डेट आ गई है शायद, तो 4 बार हो रहा है ना। तो डेट तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन हम लोग अपनी पूरी ताकत मई के लिए झोंक देंगे। कोर्स खत्म भी करना है मई से पहले और रिवीजन भी करना है मई से पहले। हमने क्या बोला वो सुनते नहीं। मई से पहले मार्च नहीं आता है, मई से पहले क्या सीधे अप्रैल आता है? मई भी, मार्च भी तो आता है। ठीक है, और रिवीजन भी मार लेना है एक बार। अगर पेपर एक्सटेंड हो जाएगा तो तुम लोगों से पैसे लेके दोबारा रिवीजन करवा देंगे। इस फीस में एक रिवीजन इंक्लूड है, दोबारा रिवीजन हुआ तो फीस फिर ले लेंगे, क्या दिक्कत है? चलो आगे बढ़े। पिछली बार जितना तुम लोग को पढ़ा दिया ना, हिम्मत से काम लेंगे बेटा, फिर तुम लोग भावुक होने लगे। भावुक नहीं होंगे आप। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आवाज नहीं, एक क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड आगे और लिख लेना, विच इज मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड। तो लैंग्वेज पूरी कर लो। विच एल्कोहल इज
मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड। लैंग्वेज जरा पूरी कर लो। हम 4 ऑप्शन में 4 एल्कोहल बनाएंगे, आपको बताना है कौन सा एल्कोहल सबसे जल्दी डिहाइड्रेट होगा। ध्यान रखिएगा, टर्सरी से भी जल्दी डिहाइड्रेट कौन होता है? एल्डोल और कीटोन। ये दिमाग में रखिएगा इसको, ठीक है। ऑप्शन जरा देखिए बच्चों, बोलिए मत बस। आंसर आ जाना चाहिए। बोलो बोलो, क्यों सी वाला? इट इज ए बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये रहा कार्बोनिल, बगल वाला अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, मतलब दिस इज ए बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड होगा और डबल बॉन्ड यहां पर आएगा। अल्फा बीटा से ध्यान रखिएगा पानी निकलता है और डबल बॉन्ड यहां पर आएगा जो कंजुगेटेड स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा। जबकि नेचर वाइज अगर देखें तो ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है। सारे अल्कोहल अगर आप ध्यान से देखें तो वो सेकेंडरी है। इसलिए इनकी स्टेबिलिटी को कैसे रिएक्टिविटी को कैसे चेक किया? विद द हेल्प ऑफ एल्डोल और कीटोन। ठीक है, जब मेरे बच्चे बताएं ये एल्डोल है या कीटोन है? ये ग्रुप कीटोन के फॉर्म में है, सो दिस इज ए कीटोन। ठीक है बेटा, आइए। एंड द लास्ट पॉइंट अबाउट डिहाइड्रेशन, लास्ट पॉइंट बताए। देखिए बेटा, सब क्लियर हो गया सबको? देखिए एक लास्ट पॉइंट बेटा है, ध्यान सुनिएगा सब लोग। बेटा वो कौन सा एल्कोहल है जिसमें डिहाइड्रेशन एक्चुअली में E2 एलिमिनेशन होता है? अगर E2 एलिमिनेशन हुआ तो फिर कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि फाइनल प्रोडक्ट इवन वाला बनता है और हम लोग हमेशा इवन करवाते हैं। लेकिन बच्चों है तो बेटा वो E2, क्या है बेटा? E2, और E2 में कार्बोकेटायन बन नहीं सकता। E2 इज फोटोकॉपी ऑफ SN2, यहां पर तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो अब अगर प्राइमरी अल्कोहल आपको दे दिए जाए और उसमें आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाए तो एक कंडीशन यहां पर और भी है जो सिर्फ इसी पॉइंट पर लगाइएगा, हर जगह मत लगाना। हर जगह तो आपको लगाना है कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल reactivity also depends on acidic strength of बीटा हाइड्रोजन। ये एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसको देखिए, एक बहुत ही सिंपलेस्ट अल्कोहल दिया गया है। 2 कार्बन का अल्कोहल सिंपल दिया गया है, बहुत ही सिंपलर अल्कोहल है विद प्राइमरी अल्कोहल। बोलो हाँ या ना। अब यहां पर अगर रिएक्टिविटी आपसे पूछी जाए तो आप क्या करिएगा, फिर बीटा हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ से देखिएगा। क्लियर? क्यों?
क्योंकि एक्चुअली में इसने E1 को फॉलो ही नहीं किया होगा। आप यहां पर OH को हटा के प्लस लगा ही नहीं सकते, ये एक्चुअली में फॉलो किसको कर रहा होगा, E2 को। इसलिए यहां पर आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मत देखिएगा बेटा, यहां पे आप देखिएगा बीटा हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ। आप ध्यान रखिए, दिस इज ए पावरफुल माइनस आई, बहुत ज्यादा, हाँ या ना। ये भी माइनस आई है उससे कमजोर, और ये भी माइनस आई है उससे कमजोर। माइनस आई वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली सबसे कम होगी, इसलिए इसका डिहाइड्रेशन सबसे तेज होगा और इसका सबसे स्लो होगा। ओके, सोचिए बेटा, अगर तुमने यहां पर कार्बोकेटाइन बना दिया होता क्या, तो मामला जस्ट उल्टा। ओके, तो चूंकि प्राइमरी अल्कोहल में E2 एलिमिनेशन होता है, कार्बोकेटाइन तो बन नहीं सकता, तो यहां पे रिएक्टिविटी आप बीटा हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ से देखेंगे। ओके, ठीक है। सिर्फ इसी जगह पे लगाइएगा बेटा। ओके, हर जगह पर आप कार्बोकेटाइन से ही बनाएंगे, ठीक है, स्टेबिलिटी से ही चेक करेंगे। हटा दे, ठीक है, बताते नहीं हो तुम लोग। चलो, तो इस प्रकार से डिहाइड्रेशन क्या हो गया, पहला इलिमिनेशन था डिहाइड्रेशन। आत्मा सरदर्द कर रहा है मेरा, तो जल्दी छोड़ दे रहे हैं।